आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन, MBBS डॉक्टर, पिरामिड मेडिटेशन मास्टर, एनर्जी हीलिंग कोच, आपको आपके स्वास्थ्य समस्याओं के प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपायों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। हमारा ये प्रोग्राम सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आता है। सोमवार को हम टॉपिक कवर करते हैं अंडरस्टैंडिंग, हम स्वास्थ्य को कैसे जिएं, डिफरेंट हेल्थ टॉपिक को लेकर उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें। और शुक्रवार को आपके सवाल डिस्कस किए जाते हैं। आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं और उनका यहाँ पर डिटेल हम एनर्जी के हिसाब से, सबकॉन्शियस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बारे में समझते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनुराग और रेनू। वो आपके सवाल को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उनको समझेंगे। जो भी सवाल है सभी में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जो कॉमन चीज़ें हैं हम उनको बारीकी से समझते हुए अपने जीवन में बढ़ाते जाएं और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उनको हम समझते हुए उतारेंगे। तो चलते हैं आपके सवालों पर। डॉक्टर अनुराग, आप। सर, फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर, पहला क्वेश्चन। पेशेंट इज लाइक शी इज फीमेल एंड शी इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ फुल बॉडी में स्वेलिंग है। वो लेफ्ट लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट वो सब टेस्ट किया, वो सब टेस्ट नॉर्मल है। इस स्वेलिंग इशू में बहुत परेशान हो रहा है एंड आस्किंग सजेशन फॉर दिस। ठीक, देखिए जिनका ये सवाल है, अगर पूरे शरीर में स्वेलिंग होती है तो मेडिकल पैराडाइम में इसका बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं पहचान पाते। किडनी KFT नॉर्मल आता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझनी है कि किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहते हुए भी किडनी की एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। जब किडनी की एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तब वो ब्लड टेस्ट में या किसी और टेस्ट में पकड़ में आती है। तो किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो भी जानिए कि एनर्जी लेवल पे वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है वो किडनी ऑर्गन और स्टमक की इम्बैलेंस है। आपको किडनी की नाड़ी पर और स्टमक की नाड़ी पर काम करना है। और उम्र कितना बताया डॉक्टर अनुराग? एज लिखा है, उन्होंने दिया है, एज सही नहीं दिया है। देखिए, जो भी आप सवाल पूछते हैं, आपको अगर आप एज देते हैं, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एज के हिसाब से भी होते हैं। तो अगर आप सवाल पूरा पूछें, सही ढंग से पूछें, तो फिर हम जवाब दे पाएंगे। और अपने सवाल आप एक ही बार में लिख कर भेजें। अगर आप अलग अलग लिख के भेजते हैं, हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, तो अगर आप आगे पीछे अगर लिखते हैं, पहले आपने एक सेंटेंस लिखा फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, तो फिर कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है। वन गो में आप लिखेंगे तो फिर वो एक ब्लॉक बनता है हमारे पास। अगर उम्र 45-50 के अंदर है तो बाएं पैर में जो स्वेलिंग के लिए जो किडनी की नाड़ी पर काम करना है, बाएं लेफ्ट पैर में किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम किया जाएगा। और अगर एज 45-50 से ज़्यादा है तो फिर राइट पैर की किडनी के पॉइंट्स होंगे। ये इन द केस ऑफ फीमेल, सवाल पूछने वाली महिला है इसलिए यह बात स्पष्ट हो जा रही है। मेल और फीमेल में पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं जब किडनी का मामला हो तब, और भी कभी कभी हो सकते हैं। हमारी बॉडी इंटरनली सिमेट्रिकल नहीं है और मेल और फीमेल में भी कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग ढंग से काम करती हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान के माध्यम से अपने हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं, और हमें पता चल गया कि अपने किडनी और स्टमक, इन 2 ऑर्गन और इनकी नाड़ियों पर विशेष फोकस करना है। तो आप अपने ध्यान के बाद अगर लेफ्ट किडनी पर काम करना है, अगर एज 45 से कम है, तो एट द एंड ऑफ मेडिटेशन आपको अपने लेफ्ट किडनी पर फोकस करना चाहिए। मेडिटेशन के दौरान आपको सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है।
पहले हमें अपने भीतर ऊर्जा को जमा करना है, जब ऊर्जा आ चुकी हो फिर उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना है। यह बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेफ्ट किडनी अच्छी काम करे, इसके लिए मेडिटेशन में हम अटेंशन देंगे। जहां भी हमारा अटेंशन जाता है वहां पर एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। एनर्जी का बहुत बेसिक सिद्धांत है। और नाड़ियों पर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से काम करते हैं। तो अगर लेफ्ट पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है तो आपको लेफ्ट पैर की मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा देता हूं। लेफ्ट पैर में K1 एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको आपको करना है। और इसके अलावा मैं आपको और पॉइंट बताऊंगा। केस K1 के साथ K7, K1 और K7 अच्छे पॉइंट है जो हम कर सकते हैं। लेफ्ट पैर में आपको K1 और K7 पॉइंट पर काम करना है। K1 जो है पैर के तलवे में सेंटर में है। सेंटर ना कहें तो हार्ट ऑफ द सोल, हृदय। अगर पूरी पैर के तलवे को अगर बॉडी जैसा हम देखें तो लगभग जहां पे हार्ट आता है वैसा ये पॉइंट है। ध्यान रहे साइड इंपॉर्टेंट है। 45 से कम एज है तो लेफ्ट साइड का करना है, अगर अधिक उम्र है तो राइट साइड का करना है। प्रॉपर अगर आप डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं तो उसके अनुसार एनर्जी हो जाती है इन और यांग, तो आपको वैसा होगा, उसका रिजल्ट आएगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए करते हैं और ऐसा दिन में हम 3 से 5 बार करते हैं। K1 के अलावा आपको K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बता दूं, वो K7 जो है हमारे एंकल से 3 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर SP6 होता है और 3 अंगुल ऊपर K7 होता है। K1, K7, SP6 लेफ्ट लेग में, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो हमको पूरा समझना चाहिए। जब हम पूरी तरह से समझते हैं और उस पर काम करते हैं तो फायदा जरूर पाते हैं। अगर हमने आधा अधूरा समझा है, उसके बाद हम आधा अधूरा समझते हुए आधे अधूरे ढंग से कर रहे हैं तो हमें पूरा फायदा तो नहीं मिल पाता है। K1, K7 पॉइंट आप समझ लीजिए। आप K7 इज बिहाइंड SP6 और SP6 जो है वो एंकल से 4 अंगुल ऊपर है और उससे पीछे और नीचे SP6 है। अब हम अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं। हमारे जो मेन ऑपरेटर हैं डॉक्टर अनुराग को होस्ट बना दीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। धैर्य, पेशेंस इज ए ग्रेट वर्च्यू। जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए। और मेडिकल साइंस में भी हमें कहा जाता है पेशेंट। पेशेंट वर्ड आप गौर कीजिएगा, उसमें है पेशेंस। हर एक पेशेंट को
धैर्य सीखना चाहिए। अगर हम धैर्य सीखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग को होस्ट बना दीजिए, पीएम होस्ट जो है। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़े हम। अगला सवाल पोस्चर और पोजीशन में बारे में, लाइक ड्यूरिंग मेडिटेशन ही कांट सिट लॉन्ग टाइम इन सेम पोजीशन एंड ही फील्स पेन सर टू सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन and asking which position is more suitable during meditation and asking solution for this. देखिए, हमारा शरीर को अगर हम प्राकृतिक रूप से रखते हैं तो इसका स्वभाव है कि यह स्थिर हो सकता है। तो आपको अगर बैठने में दिक्कत हो रही है तो आपको अपने शरीर के पोजीशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आप थोड़े से योगासन कर सकते हैं, और खासकर फिंगर्स और जॉइंट्स के मूवमेंट का पवन मुक्तासन, जिसको सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं। और योग के अंदर आता है वज्रासन और वृक्षासन। वज्रासन और वृक्षासन सबसे अच्छे आसन हैं। अगर हम सभी आसनों में देखें तो वज्रासन और वृक्षासन सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं। तो आप उनका प्रयोग करें और रिलैक्सेशन का आर्ट सीखें। उसके लिए योग निद्रा बहुत हेल्पफुल है। योग निद्रा में हम लेटते हैं और शरीर के एक एक हिस्से को, एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। किसी भी योग प्रशिक्षक से, योगा वाले से आप योग निद्रा सीख सकते हैं। मेरी आवाज़ में आपको YouTube पर योग निद्रा मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से योग निद्रा कर सकते हैं। सिर्फ 10 दिन, 2 हफ्ते आप योग निद्रा कर लें, आपको अपने शरीर को शिथिल करना आ जाएगा। शरीर ठीक से शिथिल करें। बिना शिथिल किए अगर हम बैठ जाते हैं तो कभी कभी तकलीफ हो जाती है, जो आपको हो रही है। वज्रासन और वृक्षासन, इन दो को समझ लें और इसका थोड़ा प्रयोग करें। ये जो आसन है ये कभी भी आप कर सकते हैं। वज्रासन जिसमें नमाज पढ़ा जाता है, ये वज्रासन है। और वृक्षासन ट्री पोज, हमारे थाई में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ब्लड फ्लो अच्छा रहे, तो ये वृक्षासन बहुत हेल्पफुल है। तो वज्रासन और वृक्षासन का प्रयोग करें, साथ में आप योग निद्रा का अभ्यास करें। और ध्यान के अंत में जो आपने बातें कही, आप लेट भी सकते हैं, लेकिन ध्यान के अंत में, ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ कर रहना है। ठीक है, आंखों को बंद रखते हुए आप बॉडी को खोलकर आलती पालती बैठे हैं, आप पैरों को खोल लीजिए, पैरों को थोड़ा हिला लीजिए और फिर पैरों को वापस मोड़ लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं। मेडिटेशन में मुख्य रूप से आंखों को बंद रखना इंपॉर्टेंट है। आप शरीर के पोजीशन को थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, बार बार नहीं हिलाएं, ज़्यादा नहीं हिलाएं, थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। और वज्रासन और वृक्षासन करेंगे तो आप आराम से इन पोजीशन को कर लेंगे। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सर अगला सवाल, एंड आस्किंग सॉल्यूशन फॉर द सेम सर। फिर सवाल दोहराइएगा प्लीज। 30 इयर्स फीमेल, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है सर। साइनोसाइटिस? यस सर। ठीक है, साइनोसाइटिस क्या होता है समझिए, हम बात को समझें। साइनोसाइटिस में जो हमारा जो नेजल ट्रैक है,
उसमें इन्फ्लामेशन, आइटिस इज इन्फ्लामेशन, वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। टेक्निकली तो इन्फ्लामेशन है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नाक बंद होने को भी हम साइनोसाइटिस बोल देते हैं, नाक बहने को भी साइनोसाइटिस बोल देते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपके नेजल ट्रैक को, पैसेज को, ब्लॉकेज को नहीं रहने देगा, वो बात है। और अगर राइनाइटिस, नाक बहने की समस्या है, हमारे कलाई पर LU7 से LU9 यह पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स को आप समझ लें और इनका प्रयोग करें। मैं भी आपको चित्र दिखा रहा हूं। हमारी कलाई पर, रिस्ट पर LU9 है, रिस्ट से नीचे LU8 और उससे नीचे LU7। यहाँ पे 3 पॉइंट लंग हमारे फेफड़े से जुड़े हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साइनस, नाक की हर एक समस्याओं के लिए ये तीनों पॉइंट काम आ सकते हैं। साइनोसाइटिस के अंदर भी डिटेल अवेलेबल हो तो हम एक पॉइंट पे भी काम रख के चला लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल नहीं आया है आप अपने सवाल डिटेल में लिख कर भेजा करें तो हम आपको टू दी पॉइंट बताएंगे। चलिए आप बात समझ लीजिए, इन तीनों पॉइंट पे हमें काम करना है, इन तीनों पॉइंट पे मसाज करना है। अब मसाज करने का ढंग कैसे होगा, हमारे पहले एपिसोड में मैं इन बातों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 बात होती है, टोनिफिकेशन और सेडेशन। टोनिफिकेशन मतलब ऊर्जा को बढ़ाना और सेडेशन मतलब उस ऊर्जा को कम करना। तो जब कम करने की बात आ रही है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे नाड़ी मंडल, पर्सन की पूरी एनर्जी कम कर रहे हैं, नहीं। पार्टिकुलर पॉइंट, नाड़ी की पार्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकुलर एनर्जी कम हो रही है, वो बैलेंस लाने के लिए जरूरी है। ओवरऑल एनर्जी को हम कम नहीं कर रहे, एनर्जी को तो बढ़ाना पर्पस होता है, ठीक है। सेडेशन, तो यहाँ पर अगर ब्लॉकेज है तो उसमें सेडेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, ऊपर LU9 है, फिर LU8 है, फिर LU7 है। तो अगर नाक बंद है, बंद नाक की समस्या है, तो LU7 को सेडेट करना पड़ सकता है। अगर नाक बह रही है तो LU9 पर काम करना LU9 को टोन करना अच्छा है। टोन करने के लिए हम LU7, LU8 से LU9 की तरफ मसाज करते हैं। टोन हम सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट से भी मसाज कर सकते हैं। आप LU9 पर अंगूठा रख लें और इसको दबाएं छोड़ें, तो इससे भी मसाज हो जाएगा, टोनिफिकेशन हो जाएगा। या आप LU8 या LU7 की तरफ से LU9 की तरफ मसाज करें तो इससे भी टोनिफिकेशन होगा। अगर नाक बहने की समस्या है, राइनाइटिस है, तो राइनोरिया है, तो इससे चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर नाक बंद है तो LU7 को सेडेट करना है और LU7 को सेडेट करने से वो चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, और भी पॉइंट है हाथ पे LI4। इस LI4 को भी आप इन जनरल मसाज करते रहेंगे तो नाक बंद में यह बहुत अच्छा काम आता है। LI4 को आप दबाएं। यहाँ पर हम कोई सीड भी लगा सकते हैं। सुजोग थेरेपी में अलग अलग सीड का उपयोग होता है, मटर दाने का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो LI4 पे अगर हम सीड लगाएं, सीड थेरेपी, तो यह भी साइनोसाइटिस में हेल्प कर सकता है। हमारे सिर के पीछे में GB20, गॉल ब्लैडर 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अभी मैं आपको उसका चित्र दिखाता हूं। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप मसाज करते हैं तो यह भी ब्लॉक नोज में आपको काफ़ी यूजफुल है। अपने सिर के पीछे जो नीले रंग से दिख रहा है GB20, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का आपको मसाज करना है। तो यह भी आपको साइनोसाइटिस में, ब्लॉक्ड नोज वाले साइनोसाइटिस में आपको बहुत हेल्प करेगा। और इम्यूनिटी भी अपनी बढ़ा के रखनी चाहिए। जब हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है उस समय अगर आप अपने हाथ में LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते रहते हैं, देखिए जब आप नाक की कोई समस्या है, उससे परेशान है, उस समय तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं है तब भी तैयारी करनी चाहिए, तब भी एक्यूप्रेशर करना चाहिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। तो लंग को मजबूत बनाने के लिए LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 2 बार 3 बार दबाएंगे, आपका लंग लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहेगा। ये ऐसा पॉइंट है, LU6 ऐसा पॉइंट है जो हर एक इंसान कर सकता है। आपका लंग मजबूत रहेगा,
सांस हमारी सांसें अच्छी चलेंगी। लंग, हेल्दी लंग सबको चाहिए। हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए लंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो LU6 एक्यूप्रेशर, हेल्दी पर्सन भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। चित्र आपको राइट हैंड का दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको दोनों हाथ का करना है, ये ऑब्वियस है। हम दोनों तरफ है, दोनों तरफ हमारे पास 2 लंग हैं, तो दोनों हाथ में आप करेंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। डॉक्टर अनुराग सर, अगला सवाल डायबिटीज में बारे में है। एज 27 इयर्स, इसका डायबिटीज का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के लिए इंसुलिन लेती है, बट इट इज अनकंट्रोल्ड। इट इज बिटवीन, इट विल बी 400 to 500 एंड इसके साथ इंजुरी का प्रॉब्लम भी है पैर में, एंड इट इज नॉट हीलिंग। इट इज आस्किंग सॉल्यूशन फॉर दिस फॉर डायबिटीज एंड इंजुरी के लिए। ये एक सीरियस कंडीशन है माय फ्रेंड्स। डायबिटीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, खासकर जब वो कंट्रोल नहीं होता। 400 से 500 शुगर, ये तो बहुत हाई है। देखिए, ये शरीर जो है ये आत्मा का मंदिर है, हमें इसका शरीर का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। डायबिटीज हो जाए, BP हो जाए, कोई भी कुछ चीज़ हो ना, जब हम लाइटली लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। लाइटली ना लें। उसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो बातें पहले भी इस शो पर हम डायबिटीज पर बात कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ। आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, अपने सवाल का जवाब, या इन जनरल भी अगर दूसरों का सवाल भी है लिख लेंगे तो आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो जब शुगर जब ज़्यादा है, 400 से 500 शुगर है, फिर तो उसको अर्जेंट बेसिस पे कम करना बहुत ज़रूरी है। और अर्जेंट बेसिस पे कम करने के लिए आपको फ्रूट्स डाइट पर, बॉइल्ड वेजिटेबल डाइट पर, मिलेट्स डाइट पर शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं और मिलेट्स लेते हैं, बहुत जल्दी आपका BP, आपका शुगर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको सस्टेन करने पर जो आपके लिए कंफर्टेबल डाइट है उस पर आपको आना पड़ेगा। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। डायबिटीज जो है मन के लेवल पे खुश नहीं रहने की वजह से होता है। हम जिंदगी को काट रहे हैं, बहुत लोग जिंदगी को काटते हैं। लोग पूछते ना कैसे हो, हाँ ठीक है, जिंदगी कट रही है। ये ढंग नहीं है जीवन जीने का। हमें जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। आप जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ आप करें, अपने दिल की सुने, अपनी भीतर की आवाज़ सुने और उसको करें। अगर आप खुश नहीं हैं तो डायबिटीज़ तो होगा ही, प्रॉब्लम तो आएगी ही। मेडिसिन से कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। चीज़ें थोड़ी बहुत भी ऊपर डाउन होंगी, फ्लक्चुएशन आ जाता है। हम माइंड के लेवल पे हमें अपने आप को ठीक करना है। मेनली माइंड के लेवल पे काम करना सीखना है। अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास आप बढ़ाइए। दिन में 2 बार ध्यान में जरूर बैठें, 1-1 घंटे के लिए। ज़्यादा बैठते हैं तो और अच्छी बात है। ध्यान से बाहर आने के बाद आपको अफर्मेशन लिखना है। एक अफर्मेशन की कॉपी बनाएं और उसमें रोज अफर्मेशन लिखें, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बना सकें। तो क्या करना है आपको, अपने बाएं हाथ से अफर्मेशन लिखना है। शुगर के केस में अपने आप को खुश रखने के लिए मैं अपने लाइफ को एंजॉय करती हूं। आई एंजॉय माई लाइफ। आई लिसन माई हार्ट। मैं अपनी दिल की आवाज सुनती हूं, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती हूं। यह अफर्मेशन आपको डायबिटीज के केस में करना है। आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करती हूं। आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव। डायबिटीज, बहुत सारे डायबिटीज जो हैं उसमें निगेटिव थिंकिंग भी आती है। डायबिटीज एनर्जी के हिसाब से 3 तरह की होती है, ऊपर का, बीच का, नीचे का। ऊपर का जो डायबिटीज है उसमें निगेटिव थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो आपको ऊपर का मतलब इसमें लंग इन्वॉल्व होता है। लंग में ड्राइनेस होती है, हीट होती है। डायबिटीज इज ए बिग टॉपिक, बिग डिजीज। इस पर हमने पूरे एपिसोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लंग में डायबिटीज का इफेक्ट जाता है तो प्यास ज़्यादा लगती है। मिडिल पोर्शन में जब डायबिटीज होता है, जब पैंक्रियाज पे इफेक्ट है तो भूख ज़्यादा लगती है। और लोअर जियाओ में अगर डायबिटीज है तो यूरिन की समस्या होती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दूसरे कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो अपने
सिम्टम के अनुसार आपको करना है। पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करना है। मैं सकारात्मक सोचती हूँ, मैं सकारात्मक बोलती हूँ, इस पर भी आप काम करें। और कम बोलें। कम बोलेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ, मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ ना, पॉजिटिव सोच रही हूँ ना। अगर ज़्यादा बोलने में हम उलझ जाते हैं तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पीकिंग चाहिए। उसके लिए आप बाएं हाथ से अफर्मेशन लिखें। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है डायबिटीज का, वो है PC4। हाथ में PC4 है और पैर में SP4। कई सारे पॉइंट्स हैं वैसे तो, लेकिन हम सबसे मेन पॉइंट आपको पहले बता दें, समझ लें। PC4 SP4 हाथ में, और इनफैक्ट पैर में जो पूरी स्प्लीन मेरिडियन है वो पूरी राइट पैर में, डायबिटीज के केस में राइट पैर इंपॉर्टेंट है। तो राइट पैर के पूरी स्प्लीन मेरिडियन को इनफैक्ट आप दबा सकते हैं। पैर के अंगूठे के पास से यह स्प्लीन मेरिडियन, और इसको पैंक्रियाज मेरिडियन भी कहा जाता है। ये एनर्जी मेडिसिन जो है ये हजारों साल पुराना है। जब मेडिकल साइंस ने पैंक्रियाज ऑर्गन नहीं ढूंढा था, तब से ये स्प्लीन मेरिडियन हमारे पास है। तो हमारे पास शब्द थोड़े पुराने वाले हैं, लेकिन उन्हें दाहिने पैर में आपको मसाज करना है। पूरे स्प्लीन मेरिडियन को आप कर सकते हैं, खासकर SP4, SP6 और SP9 का करें। SP4 आप फोटो ले सकते हैं इस फोटो का। SP4, SP6, SP9। SP6, SP9 इन दोनों ही जगह पे आपको टेंडरनेस, पेन जरूर मिलता है। SP4 पर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर टेंडरनेस मतलब जब आप किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा रहे हैं, दबाने पर अगर दर्द मिल जाए, फिर तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ, ये पॉइंट मुझे दबाना ही है। अगर टेंडरनेस नहीं भी मिलता है तो भी वो पॉइंट यूजफुल हो सकता है। और SP6, SP9 इन दोनों ही पॉइंट पे आपको टेंडरनेस अच्छा खासा मिलेगा। तो रोज अगर आप एक्यूप्रेशर दबाते हैं तो आप पाएंगे कि वो जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये एक पहचान होती है कि आप सही ढंग से एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। सही ढंग से एक्यूप्रेशर करने के लिए समय और फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आप दबाते हैं, कितने जोर से दबाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग एक्यूप्रेशर का जो प्रचार प्रसार दुनिया में हुआ है, अगर उसमें हम मेडिकल साइंस प्रॉपरली इंक्लूड करें तो हम ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। एक्यूप्रेशर में पावर ऑफ प्रेशर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेशर है। मतलब आप ज़्यादा बार दबाते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक बार में लगभग आप 2-3 मिनट समय दें एक पॉइंट के ऊपर, और ऐसा दिन में 5 बार करें, तो यह आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आपकी जो आपने बताया कि वुंड हील नहीं हो रहा, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का साइन है। जब डायबिटीज कंट्रोल होगा तब आपको जो हीलिंग है घाव की, वो होनी शुरू हो जाएगी। घाव की हीलिंग के लिए हमें विशेष रूप से कुछ नहीं करना। जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है। और मिलेट डाइट के बारे में हमने पहले बात की है, फिर से समझ लें। 5 मिलेट होते हैं। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, जवार बाजरा रागी के परिवार का, नॉट जवार बाजरा रागी, वो एक्चुअली मेन मिलेट नहीं है। 5 मिलेट जो है, आपको अगर आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। डॉक्टर खादरवली हैं कर्नाटक में, उन्होंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट किया है इसके बारे में एजुकेट करने के लिए। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, यूट्यूब पे आपको रेसिपी मिल जाएगी। सबसे आसान है बनानी उसकी खिचड़ी। तो कोदो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, ये 5 मिलेट में से किसी भी एट ए टाइम किसी एक मिलेट की खिचड़ी बनाकर खाएं। खिचड़ी के अलावा खमीर ले सकते हैं, उसकी आप रोटी या चपाती बना सकते हैं। हर एक आइटम जो भी नॉर्मल गेहूं और चावल से बनता है, वो हर एक आइटम मिलेट से बनता है। तो आप उसकी डाइट लेनी शुरू करें। वो आपकी गट के माइक्रोबायोम को बहुत अच्छा कर देगा। हमारे गट, हमारे पेट में माइक्रोबायोम यानी कि बैक्टीरिया और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है। हम
सिम्बायोसिस में जीते हैं। इंसान अकेले जीवन नहीं जी सकता। अगर हम बात को समझें, इस ब्रह्मांड की ऐसी बनावट है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमें हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे अब्जॉर्प्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं। तो मिलेट्स, और मिलेट्स के अंदर होता है सॉल्युबल वाटर फाइबर्स, 9%, 10%, 12% बहुत हाई होते हैं। तो ये माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाने में हेल्प करेंगे। तो आप मिलेट डाइट का यूज कंजम्पशन शुरू करें, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, और जब डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, शुगर कंट्रोल होगा, तो जो हीलिंग है वह भी होने लग जाएगी। इन बातों का हम ध्यान रखें। और अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। सर अगला सवाल, 2 क्वेश्चन है, दोनों भी गैस्ट्राइटिस रिलेटेड है। बस पहला, गैस्ट्राइटिस सिंस 5 years. Once I woke up in the morning, I feel very hungry. Little delay in food make me restless. So I want to eat regularly and asking solution for the same, sir. अगला सवाल, इसमें भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, बट इसके साथ फैटी लिवर भी है। And if you can address both the questions. Right. Yes. देखिए, हेल्थ इज ए क्वाइट डीप एंड कॉम्प्लेक्स। गैस्ट्राइटिस, दोनों क्वेश्चन में गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस अगर है तो इश्यू कहाँ पे आ रही है? स्टमक में। हमारा जो स्टमक है वो हेल्दी नहीं है। स्टमक में यांग ची बढ़ गई है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यांग बढ़ गया है। यांग क्यों बढ़ गया? क्योंकि इन कम है, पृथ्वी प्राण कम है। तो पहले ज़्यादा फोकस तो हमें स्टमक को मजबूत करने पे लगाना है, और स्टमक जुड़ा है पैंक्रियाज से, तो पैंक्रियाज को मजबूत करने पे लगाना है। एक में बताया कि भूख पे कंट्रोल नहीं होता। देखिए, भूख अच्छी स्ट्रांग भूख लगना तो एक बहुत एक अच्छे हेल्थ का साइन होता है। इस बात को समझिए। ऐसा हम ना समझें कि अब बिना अगर भूख लगी और फिर आपको भोजन नहीं मिला, फिर भी आपने काम चला लिया, तो ये एक कंट्रोल का साइन हो सकता है, लेकिन एक डिजीज का भी पहचान हो सकता है। अगर हेल्दी स्टमक है, भूख लगी है, फिर तो जब अच्छी भूख लगती है फिर तो चाहिए भोजन। तो क्या करना है? आपको भूखे नहीं रहना है। अगर आप पानी भी पी लेंगे, पानी में नींबू डालकर या हनी वाटर, तो भी आपका काम, बॉडी को कुछ मिल जाएगा मेटाबोलाइज करने के लिए। बिल्कुल खाली नहीं रहना है। बिल्कुल खाली रहेंगे तो तकलीफ होगी, फिर एसिडिटी बनेगी, है ना। चाहे आप कुछ थोड़ा सा 2 बिस्किट ही ले लें। वैसे बिस्किट पैक्ड फूड होने की वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बस एग्जाम आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। कोई भी थोड़ी सी क्वांटिटी में भी कोई चीज़ ले लेंगे तो वो आपको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस नहीं होने देगा। जो स्टमक है, उस स्टमक को कुछ काम करने को मिल गया, कुछ तो मिल गया जिसको वो प्रोसेस करेगा। बिल्कुल खाली रहते हैं तो तकलीफ हो सकती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अपने स्टमक में पृथ्वी प्राण हम बढ़ाएं। पृथ्वी प्राण बढ़ाने के लिए क्या करें? पृथ्वी प्राण बढ़ाने के लिए हम स्टमक के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें SP4 पर काम कर सकते हैं। SP4 और ST3 पे भी काम करेंगे तो बात बन जाएगी। ST3 पॉइंट हमारे चेहरे पर, आंखों के नीचे होता है। तो गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप ST3 को मसाज करें। वैसे जो मुख्य पॉइंट है वो SP4 है। मैं SP4 आपको दिखाता हूं, बताता हूं। हमारे शरीर में ना हर एक नाड़ी पर बहुत सारे पॉइंट हैं। हमारा शरीर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है। तो अगर हम ठीक से जानते हैं, समझते हैं, तो मल्टीपल वेज में हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। स्टमक का कोई भी इशू हो तो स्टमक का कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप काम कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट तो SP4 का है, वो आप गैस्ट्राइटिस में आप ये समझ लें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार मसाज करना है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए जो हम अफर्मेशन करते हैं वो एक्यूप्रेशर करते करते भी जोड़ सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइडेड कि आप एक्यूप्रेशर ठीक से कर रहे हो। जब SP4 प्रेशर आप कर रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान बट जाए
तो आप ठीक से पॉइंट ना पकड़े, वो मिस्टेक नहीं करना है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस पॉइंट पे आपका पूरा फोकस हो। अगर आपका फोकस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ठीक से है तो साथ में आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फोकस डाइवर्ट होता है तो अफर्मेशन अलग करें, एक्यूप्रेशर अलग करें। SP4 एक्यूप्रेशर करते हुए अफर्मेशन क्या आएंगे, माइंड पर क्या काम करना है। देखिए, गैस्ट्राइटिस क्यों हुआ? गैस्ट्राइटिस में हम रिलैक्स प्रॉपर नहीं होते, तो प्रॉपर रिलैक्सेशन का आर्ट आपको सीखना है। मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूं, इस तरह से आपको बोलना और सोचना है। मैं हमेशा रिलैक्स रहती हूं। गैस्ट्राइटिस का सबसे मेन हीलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ये है। इससे आपको बातें ठीक हो जाएंगी। और हम गैस्ट्राइटिस से जुड़ा हुआ एक जो दूसरा सवाल था जिसमें फैटी लीवर की बात बताई, तो फैटी लीवर क्या है कि लीवर के लेवल पर फैट जमा हो गया है। तो फैट क्यों जमा हुआ? क्योंकि लीवर के रीजन में एनर्जी ठीक से नहीं बह रही थी। अगर एनर्जी ठीक से बहती तो वहां पे फैट जमा नहीं हो पाता। तो हमें लीवर के पूरे नाड़ी में एनर्जी का संचार बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाएंगे? लीवर के जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV1, LV3, उस पर काम कर सकते हैं। लीवर की विंड ची LV1 अगर मसाज करते हैं तो लीवर की विंड ची बढ़ जाएगी। LV3 कॉमन पॉइंट है, हम उसको ये कॉमन पॉइंट समझ लें, ये बहुत अच्छा ये कई सारी डिजीज में काम आएगा। तो LV3 को मसाज करें दोनों पैर में। जनरली राइट साइड में ज़्यादा इसमें पेन होता है तो आपको राइट साइड में ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि लीवर जो है हमारा दाहिनी तरफ होता है। लीवर पर डायरेक्ट हाथ रखकर भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ध्यान के लास्ट में आप अपने लीवर पे हाथ रखें और भाव करें मेरे लीवर में ब्लड का फ्लो बढ़े, एनर्जी का फ्लो बढ़े। एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वो हील होने लगेगा। फैटी लीवर मतलब लीवर में जितना ब्लड जाना चाहिए, जितना एनर्जी जाना चाहिए, मेनली एनर्जी, वो उतना नहीं जा रहा है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ LV3 करना है। LV3 के अलावा एक LV1 करना है। LV1 जो है वो पैर के अंगूठे पर होता है, तो अंगूठे को दबाएं और अंगूठे को नाखून के आगे के हिस्से को दबा सकते हैं या नाखून के अपोजिट साइड में उस पोर्शन को। जैसे मैं अगर आपको मैं अपने हाथ के अंगूठे में बताऊं तो ये जो नेल है, नेल के अपोजिट के हिस्से में आप इसे दबाएंगे। नेल से अपोजिट का हिस्सा आप पैर के अंगूठे का समझे, उसको आप ऐसे दबाएंगे तो ये LV1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हो जाएगा, लीवर की विंड ची बढ़ने लग जाएगी। तो दोनों हाथ में ये करेंगे, LV1 और LV3 करेंगे तो फैटी लीवर बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। फैटी लीवर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ठीक से समझते हैं और रेगुलर करते हैं तो। अफर्मेशन को बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दें। फैटी लीवर में एक्टिवनेस सीखना है, एक्टिव होना। मैं एक्टिव हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं डायनेमिक हूं, यह अफर्मेशन आपको लिखना है और सोचना है। मैं एक्टिव हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं डायनेमिक हूं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत बनाएं। जब भी बैठें सीधे बैठें, थोड़ा वॉकिंग किया करें, अपने शरीर में मोटापा ना आने दें। एक्टिव रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे, वॉकिंग करेंगे, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं डॉक्टर अनुराग। सर अगला सवाल, देयर आर मल्टीपल इश्यूज सर। लाइक पहले कांस्टेंट वेट लॉस का इशू है, इसके साथ वीकनेस इन लेग, इसके साथ हेयर लॉस भी है। वो इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सरे एंड इन्वेस्टिगेशन में गैस इन बोवल मिला एंड ही इज आस्किंग सॉल्यूशन फॉर दिस। गैस इन बोवल इज ए नॉर्मल फिनोमेना। हेयर लॉस, हम बात को समझें। हेयर लॉस क्यों हो रहा है?
हेयर क्या है? आयुर्वेद में हेयर को बोलते हैं अस्थिमल। अस्थि का ये मेटाबोलाइज प्रोडक्ट है। अस्थि मीन्स बोन, और बोन कहाँ से जुड़ा है? बोन जुड़ा है हमारी किडनी से। बोन में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है मेनली किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है। किडनी से भी होता है और हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से भी होता है। तो किडनी पर मेन आपको फोकस करना है, काम करना है। कैसे किडनी पे काम करेंगे? ध्यान के अंत में जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आपको लगे कि हाँ ध्यान का समय समाप्त हो रहा है, ध्यान से बाहर आना है, तो किडनी का आप गूगल पर फोटो देख लें, इमेज देख लें, खासकर 3D एनाटॉमी, तो आपको समझ में आ जाएगा पेट में 2 किडनी होती है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी नाभि है, नाभि से किनारे थोड़ा पीछे से ज़्यादा नज़दीक होता है। किडनी का जब ऑपरेशन होता है तो पीछे से, बैक साइड से ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो जो किडनी ऑर्गन है, आप अपने किडनी पर हाथ रखकर, ऊपर से हाथ रखकर आप भीतर भाव करेंगे, मेरे किडनी में ऊर्जा जा रही है। यह सब प्रोसेस ध्यान के बाद में करना है, ध्यान के दौरान नहीं करना है। मेरे किडनी में ऊर्जा जा रही है, ऐसा आपको भाव करना है। बोलना भी नहीं है, ये सोचना भी नहीं है। सोचना और भाव में अंतर है। सोचने में है जो हम अफर्मेशन जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो वहां पर रिपीटेटिव थॉट्स है, लेकिन जो भाव करना है वहां पर एक एटीट्यूड है, एक भावना है ना, कि हाँ मेरे अब ध्यान मेरा अब समाप्त हुआ, अब मेरी किडनी में एनर्जी जाएगी। फैटी लीवर की बात थी तो ध्यान समाप्त हुआ, अब मेरे लीवर में एनर्जी जाएगी। डायबिटीज की बात है तो पैंक्रियाज पे अगर हाथ रखे, ध्यान के बाद में मेरे पैंक्रियाज में एनर्जी जा रही है, और ये भाव के साथ हाथ रखे हुए आप 5 मिनट के लिए बैठे रहे। 5 मिनट के लिए आपको डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर करनी है। तो जो वीकनेस है, वीकनेस कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर हेयर लॉस के साथ वीकनेस है तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है कि ये किडनी का ही वीकनेस है, किडनी की नाड़ी का, किडनी की एनर्जी का। वो टेस्ट में चीज़ें पकड़ में हमेशा नहीं आती, जब गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब पकड़ में आती है। किडनी ऑर्गन पर, किडनी की नाड़ी पर काम करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैं आऊँ तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है पैर में है UB54, UB57। हमारे घुटने के पीछे ये UB57 होता है, UB54 होता है। आप उसको आप समझ लें। मैं आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ना, एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दर्जनों बीमारियों में काम आता है। तो मैं आपको BL57 दिखा रहा हूं। वो पैर में जो काफ मसल्स हैं, काफ मसल यानी पिंडलियां, उसके सेंटर में ये BL57 होता है। तो दोनों पैर में इस BL57 को आपको दबाना है। यह बालों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। BL54 भी है, UB54, वो घुटने के जस्ट पीछे होता है। हाथ के पॉइंट करना ज़्यादा इजी होते हैं, बताना ज़्यादा इजी होता है। तो हाथ का एक पॉइंट में समझ लीजिए, आपने सुना होगा, हमारे दोनों हाथ की अंगुलियों को रब करने से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। हमें इसका साइंस पता नहीं होता तो हमको लगता है कि इतना सिर्फ हाथ को ऐसे करने से क्या हो जाएगा। मैं आज आपको इसका साइंस ही बता देता हूँ। हमारे जो फिंगर्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे फिंगर्स में जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारे सिर के ऊपर के हिस्से यानी कि हमारे हेड से जुड़ा हुआ है, और ये जो हार्ड हिस्सा है हमारे ब्रेन में जो हार्ड हिस्सा है स्कल, उससे जुड़ा हुआ है। तो जब हम नेल को नेल से रब करते हैं तो आप जब आप हेड मसाज करते हैं तो जैसे आप स्काल्प मसाज होता है, कुछ कुछ वैसा इफेक्ट हो रहा है। सभी जानते हैं कि बालों में हेड मसाज, बालों में तेल लगाना या मसाज करना बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बस कुछ लोग बाल और ना टूट जाएं इस डर से ऑयल नहीं लगाते या मसाज नहीं करते। हेड मसाज इज गुड, तरीके से हम करें तो वो अच्छा है। अपने नेल को रब तो आराम से हम कर ही सकते हैं। तो नेल को जब हम रब कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके चारों नेल आपस में एक दूसरे से रब करें। आप अपने फिंगर्स को पहले आप एक लाइन में ले आएं, उसके बाद आप रब किया करें आराम से।
और अगर आपने ये बात समझ ली है तो आप इसको दिन में कितनी ही बार कर सकते हैं, हर 2 घंटे पे आप इसे रिपीट कर सकते हैं। तो इससे स्काल्प का मसाज हो जाएगा। दिस वर्क्स वेरी इफिशिएंटली। हमें सब कुछ हर एक डायमेंशन को समझते हुए मल्टीपल वेज से चीज़ों को अपनाना चाहिए। सिर्फ ये करने से फायदा नहीं हुआ ऐसा मत सोचे। BL57 BL54 को दबा रहे हैं, जो नाड़ी बालों में स्काल्प में जो नाड़ी ऊर्जा सप्लाई करती है उसमें प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। अब उसके साथ जब आप BL57 54 को मसाज कर रहे हैं और फिर आप ये कर रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। और साथ में हम किडनी पर भी, ध्यान के बाद में किडनी पर भी एनर्जी भेज रहे हैं। मेडिटेशन के बाद आप 5 मिनट के लिए अपने दोनों किडनी पर हाथ रखे रहें और भाव करते रहें, मेरी किडनी में ऊर्जा बढ़ रही है। भाव करना है, बोलना नहीं है मन में कुछ, ठीक है। भाव और बोलने में फर्क है। बोलने में हम बार बार सोचते हैं, मन ही मन बोलते रहते हैं, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, तो वो सोचना हुआ। सोचने के बजाय हमें भाव करना है। बस भाव करने में बस आपने एक बार सोच लिया, बस उसके बाद आप हाथ रखे हुए हैं, आपको बार बार कुछ नहीं करना। बस आप मेडिटेशन में अगर एनर्जी फील होनी शुरू हो गई है, उस एनर्जी को फील करते रहना। एनर्जी आपको हाथों में एनर्जी फील हो सकती है, हाथों से एनर्जी फील हो रही है तो हाथों से एनर्जी मेरे किडनी ऑर्गन में जा रही है, ऐसा भाव करना। हमारी बॉडी में 5 मुख्य ऑर्गन हैं, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। एनर्जी मेडिसिन में जब हम काम करते हैं 5 ऑर्गन पे ही मुख्य रूप से फोकस करते हैं। तो कोई दूसरा ऑर्गन भी वीक हो तो भी वीकनेस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने जब ये बता दिया कि बाल भी झड़ रहे हैं तो ऑब्वियस हो गया कि ये किडनी का ऑर्गन है। कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको वीकनेस की प्रॉब्लम हो लेकिन बाल झड़ने की समस्या नहीं हो, तो उनको हो सकता है लीवर पे, या हो सकता है हार्ट पे, या हो सकता है पैंक्रियाज पे, या हो सकता है लंग पे काम करना पड़े। तो अगर हम ऑर्गन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ध्यान का अभ्यास करें और ध्यान के बाद उस ऑर्गन को एनर्जाइज करें, चार्ज करें। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे आप अपने ऑर्गन को चार्ज करें, तो आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने पे काम करना है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। डॉक्टर अनुराग, नेक्स्ट क्वेश्चन, he is suffering from daily headache from past 14 years and asking remedies for the same. हाँ, देखिए हेडेक जो होता है वो सिर के रीजन में यांग ची के बढ़ जाने से होता है और स्ट्रेस इसमें कॉमन फैक्टर है। आप स्ट्रेस बोलें या ना बोलें, माने या ना माने, स्ट्रेस तो होता है। हम जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो हमको वो नॉर्मल लगने लगती है। अगर हम कोई चीज़ों को कई दिनों से झेल रहे हैं तो हम उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए काम करना है और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ध्यान के अभ्यास के साथ साथ आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। YouTube पर आपको मेरी आवाज़ डॉक्टर एस रंजन की आवाज़ में योग निद्रा मिल जाएगा। आप YouTube पे जाके डॉक्टर एस रंजन योग निद्रा डालें, आपको वीडियो मिलेगा, उसको आप दिन में 1 बार या 2 बार सुने। आइडियल समय है सुनने का दोपहर में या शाम में, किसी भी समय वैसे सुन सकते हैं आप। दोपहर या शाम बेस्ट टाइम है। आपको रिलैक्स रहना सीखना है, आपको प्रकृति के साथ रहना सीखना है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को रेगुलेटेड रखना है। आपका सोने का समय एक फिक्स हो, आपका भोजन एक फिक्स हो। मिलेट डाइट्स पे आइए, मिलेट्स आर द बेस्ट फूड। मोटा अनाज, अगर हम भारत की हिस्ट्री को देखें तो एंसेंट टाइम में गेहूं और चावल नहीं चला करता था, हम मोटा अनाज ही खाते थे। जो गेहूं और चावल है इसमें इतने ज़्यादा हैवी रूप से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया हुआ होता है कि हमारी बॉडी के लिए उतना सुटेबल रह नहीं जाता। हमारा कल्चर में ही इतना ज़्यादा बदलाव हो चुका है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब हम जागें और अपने हेल्थ को, जिनके लिए ऐसे तो सभी लोग अगर चेंज कर सकें तो बेस्ट है, लेकिन चलिए जिनके लिए कोई इशू हो रहा है वो तो चेंज जरूर करें। मिलेट्स पर आएँ। मिलेट्स आर सुपर फूड्स, वो आपके बॉडी को, हेल्थ को रिस्टोर करेगा। मिलेट्स की खिचड़ी से शुरुआत करें, फिर खमीर लें, फिर रोटी लें, फिर जो भी ठीक लगे उसका वो लें। मल्टीपल फूड आइटम्स मिलेट्स के बन सकते हैं।
योग निद्रा करें, प्रकृति के साथ जाएं, नेचर में जाएं, किसी पेड़ पौधे के पास जाएं। सुबह में जब सूर्योदय हो रहा है उस समय आप देखें, या चलिए सूर्योदय नहीं देख पाते तो सनराइज के अर्लीस्ट जो पॉसिबल में आप देख सकते हैं उस समय आप सूरज को देखें, उस समय सूरज के सामने रहें, सूर्य रोशनी में बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है, जब हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे में जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है वो संतुलित होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आपको करना है दिन में 2 बार, कम से कम 10 राउंड करें, और ज़्यादा जितना आपको कंफर्टेबल हो करने के लिए 5 मिनट कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास तो बेसिक इंटीग्रेटेड है, हर हीलिंग प्रोसेस में मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको दिन में 2 बार ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, और ध्यान हम यहाँ पर सांसों पर करते हैं, वही सबसे बेस्ट ध्यान है। सांसों के माध्यम से हम अपने आप को शांत और शून्य बनाते हैं। आपको YouTube पर ही मेरी आवाज़ में गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा, आप उसको करें। PMC हिंदी पर कई तरह के गाइडेड मेडिटेशन है, आप कोई सा भी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। बिना गाइडेड मेडिटेशन के आप यूं भी सांसों के साथ बैठ सकते हैं। आप क्लासिकल म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं और बिना म्यूजिक भी आप बैठ सकते हैं। म्यूजिक हेल्पफुल होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए बिना म्यूजिक का भी ध्यान में बैठा जा सकता है। और थोड़ा सा म्यूजिक थेरेपी भी मैं आपको बता दूं, राग सोहिनी SOHINI, राग सोहिनी राग के साथ आप ध्यान में बैठें। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रैक आपको मिल जाएंगे। सोहिनी राग हेडेक के लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ आप दिन में 2 बार ध्यान में बैठें, तो इस तरह से आप हेडेक को ठीक कर सकते हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन, ये हियरिंग लॉस में बारे में है। एज 64 इयर्स, मेल, कान से सुनना कम हो गया है एंड आस्किंग सजेशंस। 50+ अगर मेल में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये लेफ्ट साइड की किडनी की वीकनेस को बताता है। तो आपको अपने बाएं किडनी और उस बाएं किडनी की नाड़ी पर काम करना है। आपको दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है 1-1 घंटे के लिए, और ध्यान के बाद अपने बाएं किडनी के ऊपर हाथ रखते हुए, देखिए जब हेयर लॉस की जब बात थी या जनरल वीकनेस की बात थी तो मैंने दोनों किडनी पे हाथ रखने को बोला था। लेकिन जब स्पेसिफिक डिसाइड हो गया, जब आपने एज शेयर किया है तो हमने पकड़ लिया कि हाँ कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसी पे हमें काम करना है। अब दोनों किडनी पर काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाएं किडनी पर अपना दोनों हाथ रखना है, नाभि से 2 अंगुल लेफ्ट साइड में आप वहां पर भाव रखे हुए। किडनी का एक बार आप गूगल पे फोटो देख लीजिए किडनी कैसा होता है। राजमा का जो बीज है, राजमा को किडनी बीन कहते हैं। राजमा का जो शेप है वो किडनी जैसा ही होता है। हाँ, साइज 4 से 6 सेंटीमीटर का किडनी होता है। तो उस किडनी पर हाथ रखते हुए आपको ये भाव करना है कि मेरे किडनी में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। सुबह शाम 1 घंटे के ध्यान के बाद 5 मिनट अगर आप समय देते हैं तो आपकी किडनी में प्राण ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी, किडनी जो है ज़्यादा काम करने लगेगा। हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं, जो ऑर्गन कम काम कर रहा है उसको ज़्यादा काम करने के लिए पुश कर सकते हैं। तो किडनी अगर जब स्ट्रांग होगा तो किडनी का जो फंक्शन, जो टिनिटस हो रहा है, जो सुनने की समस्या हो रही है, कान की कोई भी समस्या हो रही है, उसमें किडनी की नाड़ी का, किडनी की ऊर्जा का उपयोग होता है। लेफ्ट किडनी की एनर्जी को बढ़ाएं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमने देखा है जो भी किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, K1, K6, K5, उस पर हम काम करें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, हमारे पैर में जो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको आपको दिन में 3 से 5 बार दबाना है। K1, K6, K7। लेफ्ट पैर में, राइट पैर में करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने जो 64 साल के जिन्होंने पूछा है उनके लिए लेफ्ट पैर में आपको K1 और K6, K5, K6 जो है वो एंकल से नीचे है,
एंकल से जस्ट नीचे उस K6 K5 को आपको मसाज करना है। मसाज करने के लिए आप अप एंड डाउन भी मसाज कर सकते हैं या गोल गोल भी मसाज कर सकते हैं। जब K6 K5 को आप मसाज करेंगे तो किडनी की ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। किडनी की ऊर्जा बढ़ेगी तो टिनिटस की समस्या ठीक हो जाएगी। ध्यान के बाद जो भी कंसर्न एक्यूप्रेशर पॉइंट है वहां पर एक्यूप्रेशर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करने के लिए अफर्मेशन को एक्यूप्रेशर के साथ करना, अफर्मेशन को बाएं हाथ से लिखना, अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न को समझते हुए पॉजिटिविटी को बढ़ाना, प्राण ऊर्जा पर, नाड़ियों पर, चक्रों पर काम करना। इन सभी के माध्यम से हम अपने आप को बहुत आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। स्वास्थ्य कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है अगर आपके पास राइट नॉलेज, अप्रोप्रिएट नॉलेज है तो। डॉक्टर चाहे जो भी आपको कहे, ये बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, इस भाव में मत जाइए। ध्यान को अपनाइए। हर बीमारी को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए और चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर अपने आप को जगाइए। अपने आप को शरीर मत मानिए, आप शरीर नहीं है। शरीर से सूक्ष्म आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा से भी सूक्ष्म आप चेतना है, कॉन्शियसनेस। ऊर्जा और चेतना के तल पर जीना, ऊर्जा और चेतना के तल पर काम करना सीखिए, सभी कुछ ठीक होता है। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आपको यही सिखाने के लिए, बताने के लिए आया है। दवाओं पर आप खर्च ना करें, हॉस्पिटल की लाइन में अपना समय ना लगाएं, आप अपना समय ध्यान में बैठने लगाएं। नियमित रूप से इनका उपयोग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। अपने सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आप स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।